अब तक उन लापता लोगों का मालूम नहीं हो सका। यह वक्त रात 11 बजे का है। 48 घंटे से ज्यादा यानी तकरीबन 50 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं और अब तक सिर्फ 25 लोगों की लाशें या बाकियात मिल सका है। लेकिन बकाया अब तक करीबन कोई 35 के करीब लोग हैं कि जिनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो रहा है, ना ही उनकी बाकियात मिल रही है, ना ही उनका अता पता मिल रहा है, ना ही उनके बारे में मालूम हो पा रहा है। और लगता यूं है कि रेस्क्यू करने वाली टीम्स अब तकरीबन मायूस हो चुकी है। आज सिंध असेंबली के इजलास जब शुरू हुआ तो उस इजलास के अंदर एक बड़ा ही अहम मामला देखा गया। एनकेएम और पीएसपी का वो विंग जो आमतौर पर एक दूसरे से अलहदा रहता है, लेकिन आज इजलास शुरू होने से पहले एक ही नुक्ते पर रहा और उन सब का कहना यह था कि शदीद एहतजाज किया जाएगा और यह एहतजाज करके वॉकआउट किया जाएगा। लेकिन इस एहतजाज के अंदर शक्ल उस वक्त बदल गई कि जब सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ और इजलास शुरू होते ही एनकेएम, पीएसपी और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के लोग यानी कि अपोजिशन के लोग जब वहां पहुंचे तो इसे सिंध असेंबली के स्पीकर जो इस वक्त फराइज अंजाम दे रहे थे, डिप्टी स्पीकर, उनसे कहा गया कि जनाब पहले दुआ करवाई जाए। उन्होंने दुआ करवाई, लेकिन उसके बाद मामला यह हुआ कि सिंध एनकेएम के लोगों ने कहा कि उन्हें बोलने का मौका दिया जाए, मगर एक बार फिर जानिबदार रहे और सिंध असेंबली के अंदर सईद गनी को बोलने का मौका दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर वो तमाम लोग के जो इस सारे मामले के अंदर शामिल तफ्तीश होने चाहिए, यानी कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह असेंबली के अंदर मौजूद नहीं थे। अगर तकरीर करने देनी थी तो उन्हें करने देनी थी, लेकिन जैसे ही सईद गनी खड़े हुए और उनको तकरीर करने का मौका दिया गया, एनकेएम ने कहा कि हमें मौका दिया जाए, लेकिन एनकेएम को मौका नहीं दिया गया। एनकेएम ने वहां पर नारेबाजी शुरू की। सबसे पहले 3 से 4 सिंध असेंबली के अरकान स्पीकर के सामने आ गए। मामला उस वक्त ज्यादा गंभीर हो गया कि एनकेएम के लोगों ने एक बड़ा अहम नारा लगाना शुरू कर दिया और नारा ऐसा लगता है कि ये नारा अब शायद सबकी जबान पर आएगा। उन्होंने कह दिया कि कातिल आला वजीर आला, कातिल आला वजीर आला, वजीर आला इस्तीफा दो। एनकेएम के लोगों ने शदीद नारेबाजी की कि कातिल आला वजीर आला। लेकिन उस वक्त एक ड्रामाई मोड़ देखा गया और वो ड्रामाई मोड़ ये देखा गया कि उस वक्त जमात इस्लामी जो सब अपने आप को बड़ी अपोजिशन कहती है, हाफिज नईमुर रहमान साहब ने बड़ी तकरीरें की है, लेकिन हाफिज नईमुर रहमान साहब के वहां पर मौजूद रुकने असेंबली ने उनका साथ नहीं दिया। हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान असेंबली वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी वहां पर शिरकत नहीं की उस एहतजाज में। बल्कि जब एनकेएम ने कातिल आला वजीर आला का नारा लगाते हुए असेंबली से बाहर जाकर वॉकआउट करने की कोशिश की, तो आपको हैरत होगी कि उस वक्त 2 जमातें जो अपोजिशन की कहलाती है, यानी कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने सिंध असेंबली के अंदर बैठना ही मुनासिब समझा और फिर जाहिर है आपने उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्ट कर दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमायत में ही बात करनी थी। तो उसके बाद हुआ ये कि असेंबली के स्पीकर जिन्होंने सिर्फ सईद गनी को मौका दिया था और एनकेएम को बात करने का मौका नहीं दिया जा रहा था, वहां पर फिर उन्होंने जमात इस्लामी के रुकन फारूक साहब को ये कहा कि वो बात करें। अब जाहिर सी बात है उन्होंने वो बात की और उसके साथ साथ फिर तहरीक इंसाफ के हैदराबाद से रुकने असेंबली जो राजपूत साहब हैं उन्होंने वहां पर बात की और आखिर में सैयद सरदार शाह ने बात की। आप ये देखिए कि अपोजिशन के जिसे एक नुक्ते पर जमा होना चाहिए था, वहां पर आपको वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ ने क्या खास तौर पर इसीलिए अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वॉकआउट और एहतजाज नहीं किया क्योंकि उनके बहुत सारे लोग यहां पर से आए हुए थे और शायद इसी वजह से उन्होंने एहतजाज को उस तरीके से रंग नहीं दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक यहां पर मौजूद उन अपोजिशन के लोगों को, जिसमें चाहे महमूद खान अचकजई हो या फिर दीगर लोग हो, उन सबको यहां पर फैसिलिटेट किया हुआ है। शायद इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एहतजाज उस तरीके से नहीं है, सिवाय इनके हलीम आदिल शेख और अचकजई साहब वहां पर गए और जाकर उन्होंने जो बातें कही है वो भी आपके सामने मौजूद है। लेकिन नुकता यह कि क्या एनकेएम वाकई में बहुत बड़े एहतजाज की तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, या फिर एनकेएम सिर्फ और सिर्फ सिंध असेंबली के अंदर एहतजाज ही करेगी। अब तक जो एनकेएम की तरफ से जो एनकेएम के रुकने असेंबली गवर्नर सिंध गए हैं, फारूक सत्तार गए, लेकिन अब तक सवाल यह है कि जो पीएसपी का फैक्टर है वो जाए वकुआ पर क्यों नहीं गया। हाँ, 2 जगहों पर वो ताजियत के लिए जरूर गए और वहां पर उन्हें जाना भी चाहिए था, मगर हमारा नुकता इस एनकेएम और पीएसपी नहीं है। लेकिन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से इस वक्त एहतजाज किया है सिंध असेंबली में, वो सबसे अहम बात है। अगली बड़ी खबर हम आपको देने वाले हैं क्योंकि इस वक्त जाहिर सी बात है गुल प्लाजा का मसला शिद्दत इख्तियार कर जाता है और हमारी इस वक्त सबसे ज्यादा तवज्जो ये है कि जो लोग लापता है उनके बारे में मालूम हो सके। हम तो हमेशा यही कहते रहते हैं कि कोई लापता ना हो, कोई लापता ना हो, किसी भी तौर पर लापता ना हो, लेकिन सिंध हुकूमत की नहाई और हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जनाब जो लोग लापता हैं उनका पता किया जा सके। मगर वहां पर जाहिर है हम तो एक अवामी मुतालबे की बात कर रहे हैं, मगर कुछ लोग यहाँ पर सियासत भी कर रहे हैं। कुछ लोगों को रेटिंग्स चाहिए, कुछ लोगों को चीजें चाहिए और जिनका कराची से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो चाहते यह है कि कराची की जमीन पर आकर वो किसी तौर पर भी रेटिंग ले। एक एंकर है
बल्कि एक अदाकार है, बल्कि एक सियासतदान अब बन चुके हैं, और उनका नाम है इकरारुल हसन। इकरारुल हसन भी पहुंच गए जनाबे वाला गुल प्लाजा पर। उन्होंने वहां खड़े होकर मोबाइलों की गूंज में, पुलिस मोबाइल नहीं, मोबाइल कैमरों की गूंज में जोरदार तकरीर की। वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ मकामी लोग आ गए, उनके दरमियान उनकी तकरार हुई, तकरार को हाथापाई तक ले जाने की कोशिश हुई। और शायद इकरारुल हसन साहब ये समझ रहे हैं कि अब भी वो टीवी चैनल के एंकर हैं और उनके पास वो तमाम कैमरों की फैसिलिटीज मौजूद है। लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ कि वो वहां से चले गए। अगर ज्यादा मामला होता तो शायद उनके लिए मुनासिब नहीं होता, और शायद वो भी यही चाहते हो कि जाहिर मार टाई हो तो फिर रेटिंग्स का भी सवाल हो। मगर इकरारुल हसन साहब भी यहाँ पर आए, जोरदार तकरीर की, काफी झड़पें इनके दरमियान हुई। कुछ झड़पों के शॉट्स में आपको दिखा देता हूं, ज्यादा नहीं दिखा सकूंगा, जाहिर कॉपीराइट्स का इशू होता है। तो बहुत सारे लोग यहां पर आए। अब मामला क्या हो रहा है? मामला ये हो रहा है कि अब तक जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि 48 घंटे से ज्यादा, बल्कि आप यूं समझिए कि 50 घंटे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो रात के 12 बजेंगे और इस वाकये को पूरे 50 घंटे हो चुके होंगे। लेकिन अब तक उन 50 लोगों के बारे में मालूमात नहीं मिल सकी है। सिंध की इंतजामिया और फायर ब्रिगेड का अमला और रेस्क्यू का अमला अभी तक उन लोगों की जांच नहीं कर सका है। हैरत अंगेज तौर पर वहां पर कुछ ऐसे थर्मल कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिनकी बुनियाद पर मालूम किया सके। मगर आपको हैरत होगी कि सिंध हुकूमत जिस बात का दावा ये करती है कि सबसे ज्यादा वो फैसिलिटीज देती है हेल्थ के मुतालिक, यहाँ पर कोई फोरेंसिक की लैब भी मौजूद नहीं है, यानी कि जो कि जदीद साइंसी बुनियादों पर डीएनए और दीगर चीजों का तज्जिया कर सके। ये लैब मौजूद है लाहौर के अंदर। तो अब आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि जितने लोग हैं, जो लोग जिनकी लाशें, जिनके बाकियात वहां से मिली है, उनके डीएनए लाहौर जाएंगे। जो लोग लवाहिकीन हैं उनके डीएनए भी लाहौर जाएंगे। लाहौर से जाने के बाद वो रिपोर्ट आएगी 8-10 दिन के बाद, और 8-10 दिन के बाद मालूम होगा कि जनाब ये बाकियात किसकी है। तब तक वो लोग सब तड़पते रहे, सिसकते रहे, बिलकते रहे और हुकूमत से उनको तसल्ली देती रहे कि जनाब बहुत ज्यादा है। आप सोचिए, जो सिंध हुकूमत ये दावा करती है कि उन्होंने अरबों नहीं खरबों रुपया हेल्थ सेक्टर पर लगाया है, लेकिन यहाँ पर जब इनके पास सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ की आबादी के शहर के अंदर सिर्फ 3 सर्कल्स हैं, जिसमें से 2 काम कर रही है, एक खराब पड़ी हुई है, वो कि जहां पर तकरीबन 28 के करीब से फायर की गाड़ियां हैं, आग बुझाने की गाड़ियां मौजूद हैं, और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि हमने सिंध की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सवाल यहां पर एक बड़ा अहम उठता है कि इनके पास अब तक फोरेंसिक की कोई लैब क्यों मौजूद नहीं है? क्यों डीएनए टेस्ट के लिए पहले लाहौर जाएगा, लाहौर से टेस्ट होने के बाद 8 दिन के बाद आएगा? तो आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मसला ये हो गया है, इस वक्त अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टरों ने ये बात कहना शुरू कर दी और इस वक्त सोशल मीडिया पर वो इन बात की धूम मचा रहे, इतना सिंध हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, ये सारा का सारा कसूर इस मार्केट के लोगों का है, सारे का सारा कसूर इन दुकानदारों का है। इन्होंने आग बुझाने वाले आलात क्यों नहीं रखे हैं? जनाबे वाला सोचिएगा, समझिएगा। इस पूरे के 3 गेट्स हैं, लेकिन ये बिल्डिंग में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अथॉरिटी थी कि जनाब वो सारे मामला को हल कर दी, लेकिन उन्होंने नहीं किए। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हल्की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कई लोग इस सारे मामला को उस तरफ लेके जा रहे हैं। सारे मामला में एक नया रंग ये आया है कि एमक्यूएम लंदन की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब फील्ड मार्शल साहब यहाँ का दौरा करें, यानी कि फील्ड मार्शल साहब गुल प्लाजा का दौरा करें और यहाँ के वाकयात को देखें। लेकिन उसके साथ साथ जमात इस्लामी इस हवाले से एक बाकायदा तहरीक चलाने का ऐलान करने का कह रही है, और उसके साथ साथ अब दीगर सियासी कुव्वतें भी मिल रही है। मगर हमारा मसला ये नहीं है। मसला यह है कि यहाँ पर अब तक उन लवाहिकीन के लिए क्या किया जा सकेगा? क्यों फोरेंसिक लैब यहाँ पर कायम नहीं हो सकी है इतने हेवी बजट के बावजूद भी? क्यों अब तक के मसाइल हल नहीं किए गए? ये वो बुनियादी सवाल है। एमक्यूएम क्या अपने एहतजाज को सिर्फ सिंध असेंबली तक ही मुहित रखेगी या फिर सड़क पर भी आएगी? जमात इस्लामी इन लोगों के मुतासिरीन के लिए कहां तक जाएगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या सिर्फ दिलासा ही देगी? सवाल ये कि कराची शहर में इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहां हैं? तो आपको ना उनका कोई बयान इस तरीके से वीडियो पैगाम ही नजर आएगा, ना ही उनको कोई और चीज आपको नजर आएगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त दुनिया की सैर पर गए हुए हैं। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, और जाहिर सी बात है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सैर पर गए हुए थे तो इसीलिए जो है वो उसी वक्त उनका फायदा उठाते हुए मुर्तजा वहाब भी कुछ सैर पर चले गए थे, लेकिन उन्हें बाद में आना पड़ा। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको इस मसले पर नजर नहीं आएंगे, और ना ही वो जाहिर कोई बड़ा सेमिनार, कोई बड़ा लेक्चर, कोई बड़ी प्रेजेंटेशन होती तो वो आपको नजर भी आएंगे। लेकिन इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शायद यहीं पर होना चाहिए था। मगर उसके साथ साथ पीएसपी के एमक्यूएम के रहनुमा जो है, बल्कि नहीं एमक्यूएम के रहनुमा तो नहीं कहलाएंगे, एमक्यूएम में मतलब एक पोजीशन रखते हैं वो, कोई मतलब अपने आप को एमक्यूएम का कहते हैं। मुस्तफा कमाल साहब भी इस वक्त जकार्ता के अंदर मौजूद हैं और कई अहम लोग भी बाहर मौजूद हैं।